नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज हमारी तीसरी क्लास है और आज हम तीसरी जो अध्याय है सामाजिक संस्थाएं, जिसमें मुख्य रूप से परिवार, विवाह, राजनीति, धार्मिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं आदि के बारे में चर्चा करेंगे और जो कल छूट गया था उसको हम लास्ट में करेंगे। तो इस लेसन की अगर हम बात करें तो इसमें जो बेसिक अपनी संस्थाएं हैं, जो मूलभूत संस्थाएं हैं, जैसे कि विवाह, परिवार, नातेदारी, राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन जैसा कि एनसीईआरटी का पर्पज है कि हमें समझना है चीज़ों को, तो हम चीज़ों को समझने का प्रयास है वो इस क्लास में करेंगे। अब है सामाजिक संस्थाओं की बात करें तो सबसे पहले कि सामाजिक संस्था किसे कहते हैं। तो देखो, मनुष्य की, समाज की बहुत सारी आवश्यकताएं होती है। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तियों को या समाज को नियम बनाने पड़ते हैं। अगर नियम नहीं होंगे ना, जैसे कि जंगल में कोई नियम नहीं होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अराजकता होती है। तो उस अराजकता से मानव समाज को बचाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है ताकि सभी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो ये जो नियम है, इन नियमों की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? सामाजिक संस्था कहते हैं। तो ओकब्रन के अनुसार कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो संगठित और सुव्यवस्थित प्रणाली है उसे हम सामाजिक संस्था कहते हैं। ये किसने कहा? ओकब्रन ने कहा। अर्थात मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों के संग्रह को, समूह को सामाजिक संस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम विस्तृत अर्थ देखें तो किसी कानून या संस्था या प्रथा द्वारा जो स्वीकृत नियम हैं उसके आधार पर संस्थाएं कार्य करती है। तो हम देखेंगे जैसे राज्य है, राज्य भी एक संस्था है जो कि क्या है? कानूनी रूप से है। और विवाह और परिवार भी एक संस्था है जो कि सामाजिक नियमों की उसमें व्यवस्था है। तो एक एक करके हम सभी पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं परिवार के बारे में। किसके बारे में चर्चा करते हैं? परिवार के बारे में। ये क्लासें सभी प्रकार की जो एग्ज़ाम है, चाहे +1 का एग्ज़ाम है, +2 का, BA का, MA का, या कहीं से भी कोई पहली बार समाजशास्त्र की तैयारी शुरू कर रहा है तो उनके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार की। तो परिवार की बात करें तो परिवार सबसे मूलभूत एवं सर्वाधिक प्राकृतिक या नैसर्गिक सामाजिक संस्था है, सबसे प्राचीन है। सबसे पहले संस्थाओं का विकास हुआ तो परिवार का हुआ। परिवार के बाद में अन्य प्रकार की संस्थाएं हैं वो विकसित हुई। तो सबसे अधिक प्राकृतिक भी है। प्राकृतिक यानी जानबूझ के नहीं किया गया इसका निर्माण, ये अपने आप हुआ है प्राकृतिक रूप से। और सबसे अधिक प्राचीन भी है। एलियट एवं मेरिल के अनुसार परिवार क्या है? पति, पत्नी और बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। क्या है? एक जैविक सामाजिक इकाई है परिवार। किससे मिलकर? पति, पत्नी एवं बच्चों से। इसी प्रकार से किंग्सले डेविस क्या कहते हैं कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है, परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित है तथा परस्पर रूप से नातेदार है। तो उनको किंग्सले डेविस ने परिवार कहा है। इस प्रकार विवाह, परिवार के अंदर क्या कौन कौन से संबंधी आ जाते हैं? विवाह संबंधी आ जाते हैं और रक्त संबंधी आ जाते हैं। इनसे जो समूह का निर्माण होता है, जो एक साथ निवास करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक समान मूल्यों का परिवहन करते हैं, उन सब को क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। आगे है परिवार के प्रकार। परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो परिवार के प्रकारों की बात करें तो मैंने कहा था कि परिवार के प्रकार या किसी भी प्रकार को देखने के लिए हमें आधारों की आवश्यकता पड़ती है कि उसके आधार क्या हैं। तो आधारों के आधार पे देखें तो संख्या के आधार पे परिवार है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं।
पहला है एकांकी या नाभिकीय परिवार, इसे केंद्रीय परिवार भी कहते हैं, इसे मूल परिवार भी कहते हैं, इसे न्यूक्लियर फैमिली के तौर पे हम जानते हैं। इसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। नोट करना, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, और जैसे ही बच्चे की शादी हो जाती है वो परिवार एकांकी परिवार नहीं रहता है, वो परिवार कैसा हो जाता है, संयुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है, जॉइंट फैमिली उसकी बन जाती है। तो अगर हम प्रकारों की बात करें तो औद्योगिक समाजों में जो प्रकार्यवादी दृष्टिकोण है उसके अनुसार एकांकी परिवार सर्वोत्तम इकाई है। क्या है, एकांकी परिवार सर्वोत्तम इकाई है औद्योगिक समाजों में। किसके अनुसार, प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के आधार पर। तो इसमें पति है वो सहायक की भूमिका में होती है और पत्नी है वो मुख्य भूमिका में, प्रभावशाली भूमिका में आ जाती है। गिडिंस ने ये बात कही है कि पति सहायक और पत्नी मुख्य भूमिका में, प्रभावशाली भूमिका में आ जाती है। तो ये एकांकी परिवार है। संयुक्त परिवार की बात करें जिसमें दो से अधिक पीढ़ियों के या दो विवाहित युगल निवास करते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, उसे जॉइंट फैमिली कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। एक होता है विस्तृत परिवार जिसमें अन्य नातेदार भी साथ रहने लग जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विस्तृत परिवार कहते हैं। सत्ता के आधार पे देखें तो सत्ता के आधार पे भी परिवार के दो प्रकार होते हैं, एक पितृसत्तात्मक और एक मातृसत्तात्मक। जिन परिवारों में निर्णय लेने की क्षमता, यानी घर का मुखिया अगर पुरुष होता है तो उसे क्या कहते हैं, पितृसत्तात्मक कहते हैं, और जिनमें परिवार का मुखिया महिला होती है उनको हम मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। सत्तात्मक अब होता है स्थानिक, एक होता है सत्तात्मक, एक होता है स्थान के आधार पर। अगर स्थान के आधार पर देखें तो पति पत्नी अगर विवाह के बाद पिता के घर में रहते हैं तो उसे पितृस्थानिक परिवार कहा जाता है, और अगर पति पत्नी विवाह के बाद माता के साथ रहते हैं तो उसे मातृ स्थानिक कहते हैं। ये क्वेश्चन अब की बार बिहार स्टेट एग्जाम में अभी पूछा गया था 2 महीने भर पहले। और अगर वो अपने नए घर में रहते हैं, दोनों ही घरों में नहीं रहते हैं, तो उसे कहते हैं नवस्थानिक, यानी पति पत्नी है, जैसे कि दक्षिण राजस्थान में भील है तो वो दोनों में नहीं रहते हैं, अपना नया घर बसा लेते हैं। एक जनजाति है नायर। कौन सी है, नायर। नायर जनजाति में क्या होता है कि पति पत्नी अपने अपने घर रहते हैं। वहाँ क्या होता है, अभी हम चर्चा करेंगे कि अभ्रातक बहुपति विवाह होता है, पत्नी अपने घर में रहती है और पति अपने घर में रहते हैं, वो एक ही समुदाय में होते हैं। यहाँ भी एक प्रकार से विस्तृत परिवार पाया जाता है। तो इसको कहते हैं मूल स्थानिक। क्या कहते हैं, मूल स्थानिक, यानी अपने मूल स्थान पे निवास करते हैं। अब है अन्य वर्गीकरण की बात करें तो एक वर्गीकरण विलियम वार्नर ने दिया है। तो इन्होंने 2 प्रकार के परिवार बताए हैं। एक है जन्म परिवार, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, यानी जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म होता है वो उसका जन्म परिवार होता है, वो उसका जन्म परिवार होता है जिसमें जन्म होता है। दूसरा है प्रजनन परिवार। कौन सा है, प्रजनन परिवार, यानी विवाह के बाद व्यक्ति अपना नया परिवार बसाता है, पत्नी के साथ रहता है या अपने बच्चों के साथ रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रजनन परिवार कहते हैं। तो ये विवाह के 2 प्रकार है वो वार्नर ने दिए हैं। अगर वर्तमान में देखें हम, विवाह के जो स्वरूप हैं वो काफ़ी बदल रहे हैं। पहले जहाँ संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब धीरे धीरे एकांकी परिवार आ रहे हैं और बहुत सारे अंतर आ रहे हैं। तो अगर हम परिवर्तनों की बात करें तो महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है और ये सच्चाई है। लेकिन एएम शाह ने अपनी पुस्तक फैमिली इन इंडिया में कहा कि भारत में, ये 1900 आज़ादी के बाद का उनका
अध्ययन है उसमें उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवारों में वृद्धि हो रही है। इसका कारण उन्होंने बताया था कि औसत आयु में वृद्धि हो रही है। अब जो बड़े लोग हैं वो क्या है, उनकी संख्या बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं जो वृद्ध व्यक्ति होता है वो अकेला नहीं रहता है, वो किसी के साथ रहता है। और अगर किसी के साथ रहेगा तो वो क्या होगा, संयुक्त परिवार होगा। तो इस आधार पर इन्होंने कहा था एएमसा ने कि संयुक्त परिवारों में वृद्धि हो रहा है। और एक बात एक और कही थी कि परिवार है वो प्रकार्यात्मक रूप से भी संयुक्त है, प्रकार्यात्मक रूप से संयुक्त है और संरचनात्मक रूप से एकांकी हो रहा है। क्या है, संरचनात्मक रूप से एकांकी हो रहा है। संरचनात्मक से तात्पर्य है कि जैसे 4 भाई हैं, औद्योगिकरण आया तो एक भाई बंबई काम करने चला गया, एएमसा ने ये एग्जाम्पल दिए हैं, एक सूरत में चला गया, एक अहमदाबाद में चला गया और एक अपने घर में रह गया। तो ये 4 अलग अलग परिवार बन गए। तो ये क्या है, संरचनात्मक रूप से एकांकी परिवार हो गए। लेकिन वो कहते हैं कि जब भी कोई फंक्शन होता है, कोई पारिवारिक कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, ये चारों के चारों एक साथ आ जाते हैं, इनकी संपत्ति का बंटवारा नहीं होता है। तो ये क्या है, प्रकार्यात्मक रूप से तो संयुक्त है लेकिन संरचनात्मक रूप से एकांकी परिवार है। आईपी देसाई ने भी इसी प्रकार की कुछ रिसर्च है वो की है। अब क्या है कि पारिवारिक एकता में कमी आ रही है, परिवारों में स्त्रियों की स्थिति में सुधार हो रहा है। एकांकी परिवारों में क्या होता है, स्त्रियों की स्थिति में सुधार होता है। जॉइंट फैमिली में महिलाओं पे बहुत सारी बंदिश होती है, लेकिन एकांकी परिवारों में ये बंदिशें कम होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे पति और पत्नी दोनों का प्रभुत्व है वो समान हो जाता है। तो ये महिलाओं के लिए अच्छी बात है। धार्मिक कार्यों में परिवर्तन आ रहा है, परिवार एक धार्मिक इकाई नहीं रहा है। उत्पादन, ये नोट करना, परिवार उत्पादन की इकाई नहीं रहे बल्कि क्या हो गए, उपभोग की इकाई बन गए हैं। पहले जो परिवार थे वो क्या थे, वो उत्पादन की इकाई हुआ करते थे। पूरा का पूरा परिवार मिलकर कुटीर उद्योगों में, कृषि में या किसी में लगा रहता था। बच्चे भी, पत्नी भी, सब उसका साथ देते थे। तो वो क्या था, वो उत्पादन की इकाई थी। तब परिवार क्या था, मिलकर उत्पादन करता था, इसलिए वो क्या था, उत्पादन की इकाई थी। लेकिन वर्तमान में क्या है, ये उपभोग की इकाई बन चुकी है। मुखिया की शक्ति में परिवर्तन आ रहा है, तो मुखिया है वो उसकी शक्ति कम होती जा रही है और पारिवारिक नियंत्रण में कमी आ रही है। पहले बच्चों पे बहुत ज्यादा नियंत्रण था, अब धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। ये सभी प्रकार की एग्जाम के लिए बेसिक है, एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ है, इसलिए मैंने सरल लैंग्वेज में ये क्लास में है वो एनसीईआरटी की दे रहा हूँ। तो ये बेस है एनसीईआरटी, और कोई भी एग्जाम होगा यहाँ से अपने को शुरू करना पड़ेगा। दूसरी मूलभूत संस्था है विवाह, मैरिज। तो मैरिज क्या है, तो विवाह मनुष्य की यौन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति और संतान उत्पत्ति के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। विपरीत लिंगियों यानी स्त्री और पुरुष होने चाहिए, लेकिन जो आधुनिक परिभाषा है विवाह की वो बदल रही है और हो सकता है कि 5-10 साल के अंदर भारत के अंदर भी 2 विपरीत लिंग होना जरूरी नहीं है। पुरुष पुरुष के साथ शादी करेगा, स्त्री स्त्री के साथ शादी करेगी, लेकिन अभी भारत में ये नहीं है। आयरलैंड है, न्यूजीलैंड भी है शायद तक, उनमें समलैंगिक भी विवाह होते हैं। तो यहाँ पे विपरीत लिंग का होना जरूरी नहीं रह गया है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच संबंधों की व्यवस्था है। तो अगर हम शाब्दिक रूप से अगर विवाह को कहें तो विवाह होता है वधू को वर के घर ले जाना। वधू को, विवाह एक हिंदी या संस्कृत भाषा का है, उस वजह से इसको कहते हैं वधू को वर के घर ले जाना। बोगार्ड्स ने क्या कहा
कि विवाह स्त्री या पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली एक संस्था है। विवाह क्या है? स्त्री और पुरुष को पारिवारिक, यानी जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक नया परिवार मिल जाता है। लेकिन याद रखना, सामाजिक स्वीकृति या कानूनी स्वीकृति होना जरूरी है। विवाह को इस प्रकार के जो संबंध है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के, उनको सामाजिक या वैधानिक यानी कानूनी रूप से स्वीकृति जरूरी है। अगर नहीं है तो विवाह की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज कल चल रहा है सहजीवन। सहजीवन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिव इन रिलेशनशिप। तो इसे समाज या कानूनी रूप से मान्यता दे दी गई है। वेस्टरमार्क ने क्या कहा? विवाह एक या एक से अधिक पुरुषों का एक या एक से अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला संबंध है जो प्रथा या कानून द्वारा स्वीकृत है। प्रथा या कानून द्वारा स्वीकृत है। क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें, लाइक बहुत कम आते हैं। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लगी है कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं, जो भी है। अब हम विवाह की प्रकारों की बात करें। विवाह है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो विवाह के देखो बहुत सारे प्रकार हैं। क्या है? विवाह के बहुत सारे प्रकार हैं। अब मैंने यही बात कहता हूं कि जब प्रकारों की बात आती है तो क्या होता है, किस आधार पर? तो हम आधार देखें, संख्या के आधार पे विवाह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक विवाह और बहुविवाह। एक विवाह और बहुविवाह। अब है एक विवाह, तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि एक समय में एक पुरुष का एक स्त्री के साथ जो संबंध है वैवाहिक, उसे एक विवाह कहते हैं। यानी एक समय में एक ही जीवित साथी होता है। क्या है? एक समय में एक ही जीवित साथी होता है, तो उसे क्या कहते हैं? एक विवाह कहते हैं। लेकिन एक बाय द वे कोई पति पत्नी एक्सपायर हो गए और दूसरी शादी कर लेते हैं तो भी वो एक विवाह है, लेकिन उसको क्या कहते हैं? कर्मिक एक विवाह। कर्मिक एक विवाह, जिसमें तलाक देकर या फिर पति पत्नी के निधन के बाद में शादी की जाती है, तो है तो एक विवाह, लेकिन किस प्रकार का एक विवाह है? कर्मिक एक विवाह है। दूसरा प्रकार है बहुविवाह, जिसमें एक समय के अंदर किसी एक व्यक्ति के, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, एक पुरुष है तो उसकी बहुत सारी पत्नियां होती है, अगर एक महिला है तो उसके बहुत सारे पति होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बहुविवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुविवाह कहते हैं। बहुविवाह है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, या तो बहुपत्नी विवाह या बहुपति विवाह। तो पहले हम बात करें बहुपति विवाह के। तो एक महिला के एक समय में दो या दो से अधिक पति होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बहुपति, यानी बहुत सारे पति। इसी प्रकार से बहुपत्नी विवाह होता है, तो एक व्यक्ति के यानी एक पुरुष के एक ही समय में दो या दो से अधिक पत्नियां होती है, तो बहुपत्नी यानी बहुत सारी पत्नियां। अब ये बहुपति विवाह होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। बहुपति विवाह भी दो प्रकार का होता है कि जो पति होते हैं, एक महिला के 2, 3, 4 या अधिक पति हैं, तो वो दो कंडीशन होगी कि जितने सारे पति हैं या तो वो भाई होंगे उसके पति, या वो भाई नहीं होंगे। तो इस आधार पे हम बहुपति विवाह को दो भागों में बांटते हैं। भ्रातक बहुपति विवाह। भ्रातक बहुपति विवाह यानी एक महिला के जितने पति होते हैं वो आपस में सब भाई होते हैं। तो ये पांडवों का एग्जाम्पल इसमें दिया जाता है कि द्रौपदी थे और उसके 5 पति थे और पांचों के पांचों भाई थे। और एक जौनसारी बाबर की खस जनजाति है, वो भी अपने आप को पांडवों के वंशज मानती है, तो उनमें भी इस प्रकार के विवाह होते हैं। और जब पति आपस में भाई नहीं होते हैं तो उसको कहते हैं
अभ्रातक बहुपति विवाह। क्या कहते हैं? अभ्रातक बहुपति विवाह। तो ये जो केरल की नायर जनजाति है उनमें अभ्रातक बहुपति विवाह होते हैं। टोडा एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसमें भ्रातक और अभ्रातक दोनों प्रकार के बहुपति विवाह पाए जाते हैं। अब है विवाह के नियम। विवाह के नियम क्या है? क्योंकि विवाह ऐसी थोड़ी है कोई किसी के साथ कर सकता है, नियमों का होना जरूरी है। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक है अंतर्विवाही और एक है बहिर्विवाह का नियम। अंतर्विवाही यानी अपने ही समुदाय के अंदर विवाह करना। तो अपने ही सांस्कृतिक समूह में जो कोई विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? अंतर्विवाही कहते हैं। जैसे जाति के अंदर विवाह होता है, अपनी ही जाति के अंदर विवाह करते हैं, तो पूरे भारत के अंदर जाति क्या है? अंतर्विवाही है। दूसरा है बहिर्विवाह, जिसमें अपने समूह से बाहर, अपने गोत्र से बाहर विवाह करते हैं, अपने नातेदारी से बाहर विवाह करते हैं, अपने गांव से बाहर विवाह करते हैं। तो ये क्या है? बहिर्विवाह है। लेकिन नोट करना कि उत्तर भारत में गांव बहिर्विवाह होते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में गांव अंतर्विवाह होता है, यानी अपने ही गांव में अपने ही नातेदारी के अंदर और अपनी ही उस व्यवस्था के अंदर विवाह होता है। दूसरा एक दो नियम और है, अनुलोम और विलोम। अनुलोम, इसको हम कहते हैं हाइपरगेमी। ये भी अभी बीएसटीसी के एग्जाम में पूछा गया था, बीपीएससी के एग्जाम में। तो अब ये देखो क्वेश्चन बड़े आसान से आते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं आते हैं, और बेसिक यहाँ से ही पूछा जाता है। लेकिन हम ज़्यादा तवज्जो देते नहीं है एनसीईआरटी को। क्लास है वो 7:15 बजे है, लेकिन कल से 5:15 बजे क्लास होगी। कितने बजे? 5:15 बजे लाइव क्लास होगी इसी चैनल पर। लेट हो जाते हैं 7:15 बजे। तो अनुलोम विवाह यानी हाइपरगेमी विवाह, तो इसमें क्या होता है कि जो वर होता है, जो लड़का होता है, वो तो उच्च कैटेगरी का होता है, चाहे उच्च जाति मान लो, उच्च वर्ण मान लो, उच्च वर्ग मान लो, और जो वधू होती है वो निम्न कैटेगरी की होती है। यानी कोई महिला अपने से उच्च जाति में, श्रेणी में विवाह करती है तो वो क्या है? अनुलोम विवाह है, हाइपरगेमी विवाह है। और प्रतिलोम विवाह क्या होता है? इसका विपरीत होता है हाइपोगेमी। ये क्या है? हाइपोगेमी। इसमें क्या होता है कि जो वर होता है, जो लड़का होता है, वो निम्न वर्ण का, निम्न कैटेगरी का होता है, या उसकी जो हैसियत है वो निम्न होती है, और जो लड़की होती है वो उसकी हैसियत उच्च होती है। यानी कोई उच्च वर्ण की या उच्च जाति की, उच्च वर्ग की महिला अपने से निम्न जाति वर्ग या वर्ण में विवाह करती है तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाते हैं। तो भारत में अनुलोम विवाह मान्य है, प्रतिलोम विवाह मान्य नहीं है। तो जैसे हर कोई जो वधू होती है, लड़की के माता पिता होते हैं, उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि अपने से उच्च वर्ग में शादी मिले, जो वर है वो अधिक योग्य उच्च वर्ग का हो। तो ये हो गया। अब है नातेदारी। नातेदारी किसे कहते हैं? तो नातेदारी जो भी हमारे विवाह या रक्त संबंधी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नातेदार कहते हैं। और इसमें कभी कभी एक तीसरा पक्ष भी आ जाता है, काल्पनिक संबंधों का। किनका? काल्पनिक संबंधों का। तो जैसे कोई गोद ले लेना, धर्म के आधार पे किसी को धर्म भाई बना लेना, किसी को गंगा भाई बना लेना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से नातेदारी ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, विवाह संबंधी नातेदार और रक्त संबंधी नातेदार। और तीसरा एक प्रकार होता है, उसे हम काल्पनिक नातेदार कहते हैं। तो नातेदारी का महत्व देखो बहुत पहले बहुत ज़्यादा था, एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता था। अगर किसी की आर्थिक स्थिति नातेदार की, रिश्तेदार की कमज़ोर होती थी तो दूसरा उसका सहयोग करता था। लेकिन धीरे धीरे आजकल नातेदारों को महत्व है वो घटता जा रहा है। अगर हम इसके ये है आर्थिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, इन पे चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से नातेदारों की कुछ नियम और होते हैं, नातेदारों से संबंधित कुछ नियम होते हैं। जैसे कि
क्या होता है, ये बीपीएससी की ही तैयारी चल रही है, ये बीपीएससी की ही तैयारी चल रही है। एनसीईआरटी कक्षा 11 और 12 कुल 20 लेसन है, 10 यूनिट है वो 11 में है और 10 है वो 12 में है। तो कोई भी एग्जाम हो इससे तो पूछा ही पूछा जाएगा। कुछ होते हैं जैसे कि नातेदारी के अंदर कुछ और नियम होते हैं। एक होता है प्रतिहार, प्रतिहार, एक होता है प्रतिहास, प्रतिहास, हास का मतलब हास्य, जिनके बीच में हंसी ठिठोली चलती है, जैसे कि जीजा साली है, देवर भाभी है, तो ये क्या होते हैं, परिहास संबंध होते हैं। परिहार, परिहार का मतलब होता है दूरी, जिनके बीच में दूरी है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, यही तो है, और बाकी तो क्या है। तो ये क्या है, प्रतिहार का अर्थ है दूरी, जैसे सास ससुर है, ज्येष्ठ है, इसी प्रकार से कुछ और भी हो सकते हैं, दामाद और सास होती है, इनके बीच में क्या होता है, दूरी होती है, तो उनको क्या कहते हैं, प्रतिहार कहते हैं। इसी प्रकार से माध्यमिक संबोधन है, क्या है, माध्यमिक, ये टाइलर ने दिया था, किसने दिया था, टाइलर ने, माध्यमिक संबोधन। जैसे बोलते हैं ना आजकल तो हम औरतें हैं, जो भारत में औरतें हैं, वो क्या है, अपने पति का नाम लेने लग गई है, या पति है वो अपनी पत्नी का नाम लेने लगे हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले क्या होता था, जो भी नाम था कि काड़ू की पत्नी, सॉरी, उसके नाम से पुकारते थे, पत्नी को पति के नाम से पुकारते थे, अगर पत्नी अपने पति को पुकारती थी वो कहते थे जो भी चुन्नू मुन्नू के पापा, जो भी इस प्रकार से, वो क्या है, माध्यमिक संबोधन है, इसे टाइलर ने कहा था। एक होता है सहप्रसविता, सहप्रसविता, कुवेद, कुवेद, ये मुख्य रूप से जो पूर्वोत्तर की राजधानी है उनमें होता है, जहां पे जब पत्नी के बच्चा होने वाला होता है तो जो पति है वो काल्पनिक रूप से उसके दुख दर्द को समझने के लिए वैसे ही सब कुछ करता है, तो उसे क्या कहते हैं, सहप्रसविता कहते हैं, यानी उसको महसूस करना। अब हम बात करें आर्थिक संस्थाओं की कार्य विभाजन की, तो ये भी है महत्वपूर्ण। तो कार्य श्रम विभाजन, तो आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत कहाँ से होती है, कार्य के वर्गीकरण से होती है, श्रम विभाजन से होती है। क्या होती है, श्रम विभाजन से होती है। तो कार्य का वर्गीकरण करना कार्य विभाजन कहलाता है। पूर्व औद्योगिक समाजों में नोट करना, पहले जो पूर्व औद्योगिक समाज थे उनमें क्या था, उनमें अधिकतर लोग थे वो खेती से कार्य करते थे या पशुओं को चराते थे, उनकी देखभाल करते थे और एक साथ ही रहते थे, यानी सब काम कर लेता था। एक व्यक्ति है वो खेती भी कर लेता था, पशुओं को भी पाल लेता था, घर का भी काम कर लेता था, कोई कुटीर उद्योग है उसको भी संभाल लेता था, शिकार भी कर लेता था। तो इस प्रकार से कोई कार्यों का बंटवारा बहुत कम था, केवल आयु और लिंग के आधार पे कार्यों का बंटवारा था। किसके आधार पे, आयु और लिंग के आधार पे काम को बांटा जाता था। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आई, उद्योगों का विकास हुआ, तब क्या होने लग गया कि कृषि तो बहुत कम लोग कार्य करते हैं। पहले तो लगभग 90% आबादी कृषि कार्य करती थी, आजकल लगभग 70-80% आबादी जो विकसित देश हैं वहां पे गैर कृषि कार्य करती है। और कृषि भी क्या है, उसका भी औद्योगिकरण हो चुका है, उसमें भी मशीनों का प्रयोग है वो होने लगा है। तो अब इसमें क्या होता है कि प्राचीन समाजों में कार्य विभाजन नहीं होता था, था बहुत ही नगण्य होता था, लेकिन अब धीरे धीरे आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन है वो अत्यधिक जटिल हो गया है। क्या हो गया है, अत्यधिक जटिल हो गया है। सर्वप्रथम इमाइल दुर्खिम ने, सर्वप्रथम इमाइल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक समाज में श्रम विभाजन, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 के अंदर ये इनका शोध का विषय था, ये इनकी पीएचडी की थीसिस थी, जिसमें उन्होंने
समाज में श्रम विभाजन पे विस्तार से चर्चा की और दो प्रकार के समाज बताए, एक यांत्रिक समाज, यांत्रिक एकता या सामवी एकता। तो प्राचीन समाज थे उनमें यांत्रिक एकता होती थी, यंत्र की भांति। मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ इनमें, क्योंकि यहाँ परिचय करवाना है, समझ विकसित करनी है। डीप जाएंगे तो श्रम विभाजन पे ही 1 घंटे की क्लास हो जाएगी। और दूसरा है सामवेय, ये आधुनिक समाजों की विशेषता है। आधुनिक समाजों में जो एकता पाई जाती है, जिसमें लोग अप्रत्यक्ष रूप से परस्पर निर्भर होते हैं। पहले तो क्या था, एक परिवार था, वही सब कुछ बनाया रखता था। कुटीर उद्योग है, जैसे कि एक मेज है या टेबल है, वो एक व्यक्ति पूरा का पूरा पार्ट बना देता था। तो वो क्या थी, यांत्रिक एकता थी। और अब क्या है, धीरे धीरे अब मेज बनाएंगे तो उसकी कील कोई बनाएगा, उसका फट्टा कोई बनाएगा, उसकी पाइप कोई बनाएगा, उसको असेंबल कोई और करेगा। तो इस प्रकार की एकता है वो सामवेय एकता कहलाती है। जैसे जैसे समाज जटिल होता जाता है, वैसे वैसे श्रम विभाजन भी विशिष्ट होता जा रहा है। कार्यों में विशिष्टीकरण आ रहा है। पहले एक वेद होता था, वो सर दर्द भी सही कर देता था, वो पेट दर्द भी सही कर देता था, वो पैर दर्द भी सही कर देता था। लेकिन अब क्या होता है कि आंख का डॉक्टर अलग है, हड्डियों का अलग है, नाक का अलग है, सब कुछ अलग अलग है। तो ये क्या हो गया, विशिष्टीकरण हो गया। कार्य क्या हो गए, विशिष्टीकरण आ गया है कार्यों के अंदर। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये विशिष्टीकरण है वो बढ़ता जा रहा है और अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग कार्य करते जा रहे हैं। और भूमंडलीकरण के कारण, वैश्वीकरण के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है, ये कार्यों का विकेंद्रीकरण होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, कार्यों का विकेंद्रीकरण होता जा रहा है। ये कुछ एक विशेष शब्दावली होती है जहां से प्रश्न बनते हैं और हम इनको इग्नोर कर देते हैं, तो फिर हम चूक जाते हैं। तो कार्यों का विकेंद्रीकरण से क्या होता है, जैसे आजकल आ जाता है फोर्डिज्म, फोर्डवाद। तो इसमें क्या होता है कि पहले जैसे कोई कार बनती थी, टाटा की जो कार बनती थी ना, वो पूरी की पूरी भारत में बनती थी, भारत में ही असेंबल होती थी। लेकिन आजकल जो मोबाइल बनते हैं ना, वो ऐसा नहीं है। उसका एक पार्ट मोबाइल की चिप कहीं से आती है, मोबाइल की स्क्रीन कहीं से आती है, मोबाइल की सिम कहीं से आती है, मोबाइल का मदरबोर्ड कहीं से आता है, कैमरा कहीं से आता है, अलग अलग देशों से आता है। यानी कार्य है वो विकेंद्रीकरण हो गया, एक जगह पे नहीं बनते हैं। इसको भूमंडलीकरण के कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो ये आर्थिक क्रियाएं थी। धीरे धीरे आर्थिक क्रियाएं भी देखो बदलती जा रही है, आर्थिक क्रियाएं भी बदलती जा रही है। पहले किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि परिवार का पालन पोषण कौन करेगा। परिवार का पालन पोषण कौन करता था, बच्चों का पालन पोषण है। बच्चों का पालन पोषण कौन करता था, परिवार करता था। कौन करता था, परिवार करता था। लेकिन अब क्या है, बच्चों की या जो घर में बुजुर्ग सदस्य हैं उनकी देखभाल परिवार नहीं कर रहा है। बड़े बड़े जो शहर हैं, पश्चिमी देश हैं, वहाँ पे उनके लिए अलग संस्थाएं बन गई है। बुजुर्गों के लिए डे केयर सेंटर बन गए हैं, बच्चों के लिए क्रेच या शिशु पालना गृह बन गए हैं। वो अपने बच्चों को क्रेच में डाल देते हैं और ऑफिस में चले जाते हैं, और ऑफिस से आते हैं तो अपने बच्चों को साथ में ले जाते हैं। उनसे बच्चों का जो लगाव है वो अब नहीं, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसको बोलते हैं संस्थाकरण। इसको क्या बोलते हैं, संस्थाकरण। और ये संस्थाकरण की अवधारणा किसने दी थी, पार्सन्स ने दी थी। किसने दी थी, पार्सन्स ने संस्थाकरण की अवधारणा दी थी। यानी ये क्या, धीरे धीरे जो क्रेच है वो संस्था का रूप लेता जा रहा है। और इसका प्रभाव क्या हो रहा है, जो औद्योगिकरण आया तो इसका प्रभाव क्या हो रहा है कि पुरुष है उद्योगों में बाहर काम करने के लिए जाते हैं और महिलाएं घर में बच जाती है, महिला और बच्चे बच जाते हैं। तो उन घरों में महिला है वो क्या होती है, प्रधान होती है। महिला ही सारे कामकाज करती है परिवारों के। तो इनको बोलते हैं महिला प्रधान घर। मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र और उत्तरी आंध्र प्रदेश में जो कोल्लम जनजाति है वो धीरे धीरे मातृस्थात्मक होती जा रही है। कोल्लम जनजाति आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में। तो ये महिला प्रधान घर है वो
इसमें होते जा रहे हैं। पीजीटी सोशियोलॉजी का ही क्लास में करवा रहा हूँ। मुख्य रूप से पीजीटी में +1-2 का ही सिलेबस आता है। इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम है उन सब के लिए ये जो मैं करवा रहा हूँ महत्वपूर्ण है। और कक्षा 12 में जैसे जैसे आएंगे ये क्लासें हैं वो 2-2, 3-3 घंटे की अपनी लाइव क्लास हो जाएगी। और मान के चलना +1-2 से बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं हर एग्ज़ाम के अंदर, लगभग 30-40% या 50% तो इसी में से आएगा। आगे है राजनीतिक संस्थाएं। तो जो शासन होता है, जो राज होता है, उससे संबंधित जो भी संस्थाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं? राजनीतिक संस्था कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? राजनीतिक संस्था कहते हैं। और ये राजनीतिक संस्था है, ये शक्ति या सत्ता से संबंधित है। किससे है? शक्ति या सत्ता से। क्योंकि जब हम शासन करेंगे, राज करेंगे, तो राज करने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। शक्ति क्या होती है? शक्ति होती है दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता। दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता या अपनी इच्छा को पूरा करना दूसरे के विरोध के बाद भी। अगर कोई दूसरा विरोध भी करे और उसकी विरोध ना चले, उसके विरोध का कोई मूल्य ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। अब पावर कैसे भी हो सकती है? पावर अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। एक पावर होती है, एक डकैत होता है उसकी, तो वो क्या करता है? लठ के माध्यम से कहता है कि जितने पैसे हैं आप उतने हमें दो। तो वो क्या है? शक्ति है। लेकिन वो शक्ति वेद शक्ति नहीं है। और एक राज्य सरकार होती है जो कहती है आपने इतना कमाया, इतना टैक्स हमें दो। सरकारें भी पैसा ले रही है और एक डकैत है वो भी पैसा ले रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। तो जब शक्ति को सत्ता कब कहते हैं? जब वो वेद हो जाती है। एक पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति का रास्ता रोकता है तो उसके पास पावर है कि नहीं, इधर नहीं जाना है, तो उसके पास शक्ति है। उसने आपको, आप जाना चाहते हो लेकिन आपको रोक लिया, तो वो क्या है? सत्ता है। लेकिन एक अगर कोई प्राइवेट आदमी रोकता है तो उसके पास शक्ति तो है क्योंकि उसने आपको रोक लिया। लेकिन क्या होगा? क्लास है वो 7:15 बजे होती है, कल से 5:15 बजे होगी। कल 5:15 बजे आगे से जो 17 क्लास बच गई है एनसीईआरटी की, वो कल से 5:15 बजे होगी। तो इसको क्या कहते हैं? शक्ति के वेद रूप को सत्ता कहते हैं। अब है राज्य। अगर हम राजनीतिक संस्थाओं की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है तो वो क्या है? राज्य है, स्टेट है। क्या है? स्टेट, राज्य। तो राज्य किसे कहते हैं? राज्य के पास सांस्कृतिक जो शासन करने संबंधी नियम होते हैं उनको बनाने की, उनको लागू करने की, उनको भंग करने की शक्ति होती है। तो राज्य सबसे प्रमुख राजनीतिक संस्था है। अब इसमें क्या होता है? 4 तत्व है। राज्य किसे कहते हैं? अगर किसी में 4 तत्व हैं तो उसे राज्य कहेंगे। राज्य में कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। जैसे भारत एक राज्य है। थोड़ा सा हम क्या होता है कि अपने जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं ना, वो गलत करते हैं। जैसे कि बिहार क्या है? बिहार एक राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान ये राज्य नहीं है। और राजनीतिक भाषा में ये राज्य नहीं है, ये एक प्रदेश है। ये क्या है? एक देश का छोटा सा भाग है। राज्य के अंदर 4 तत्व होना जरूरी है। जैसे कि भूभाग होना चाहिए। भारत एक राज्य है। क्या है? भारत एक राज्य है। तो क्या है? पहला भूभाग होना चाहिए। भारत के पास भी भूभाग है और उत्तर प्रदेश के पास भी भूभाग है। जनसंख्या, भारत के पास भी जनसंख्या और उत्तर प्रदेश के भी अपनी जनसंख्या है। तो पहला तत्व क्या है? भूभाग होना जरूरी है। फिर दूसरा, उसके पास जनसंख्या होना जरूरी है। तीसरा, सरकार होना जरूरी है, गवर्नमेंट होना जरूरी है। और तो ये तो सभी के पास होती है। उत्तर प्रदेश के पास भी है तीनों की तीनों चीजें, और भारत के पास भी है। सबसे महत्वपूर्ण है प्रभुसत्ता, जिसको बोलते हैं संप्रभुता,
अथॉरिटी। संप्रभुता क्या होती है? निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता, अंतिम क्षमता। तो राज्य है वो, जैसे उत्तर प्रदेश है, वो कोई डिसीजन लेना है तो वो अंतिम रूप से नहीं होगा, भारत सरकार है उसको बदल सकती है। तो क्या होता है, सरकार के पास संप्रभुता भी होनी चाहिए, तो उसे हम राज्य कह सकते हैं। तो ये 4 विशेषताएं हैं, तो उसे हम राज्य कह सकते हैं। अगर एक लाइन में हम बात करें तो एक निश्चित भूभाग में रहने वाले जनसंख्या जिसके पास अपनी सरकार होती है और उसके पास संप्रभुता होती है, तो उसे क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। और राज्य भी कई प्रकार के होते हैं। एक है कल्याणकारी राज्य, जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करे। एक होता है निरकुश राज्य, जैसे जो राजतंत्र होते हैं वो क्या होते हैं? निरकुश राज्य होते हैं। धीरे धीरे जो लोकतांत्रिक सरकारें होती है वो कल्याणकारी राज्य के रूप में होती है। भारत भी एक कल्याणकारी राज्य है। एक राज्य विहीन सामाजिक व्यवस्था की बात की गई है। साम्यवादी जो संघर्षवादी है वो ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। राज्य विहीन राज्य तो होगा ही होगा, उसके बगैर ये चीज़ें संभव नहीं है। और राज्य के अंदर अलग अलग दलों की भूमिकाएं होती है। महिलाओं की भूमिका बहुत कम है। इसको लेकर वर्तमान के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 128वां संविधान संशोधन, ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है, एनसीईआरटी में नहीं है, क्योंकि कई बार करंट से संबंधित पर्सन है वो पूछ लिए जाते हैं। तो संविधान संशोधन कौन सा है? तो इसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण की व्यवस्था लोकसभा और विधानसभा में, पंचायतों में पहले की जा चुकी है। कितने वर्षों के लिए की जा रही है? 15 वर्षों के लिए की जा रही है। और पूरा नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो ये तो हमारी राजनीतिक संस्थाएं थी। अब हम बात करें धार्मिक संस्थाओं पे। धार्मिक संस्थाओं पे तो धार्मिक धर्म किसे कहते हैं? तो अलौकिक शक्ति में विश्वास, अलौकिक शक्ति में विश्वास। अलौकिक यानी इस लोक से परे। ईश्वर होता है वो इस धरती पे नहीं होता है, स्वर्ग में बैठते हैं, तो वो क्या है? अलौकिक है। इस लोक से परे कोई ऐसी शक्ति में विश्वास करना धर्म कहलाता है। ये परिभाषा किनकी है? ये परिभाषा टाइलर की है। ये जितनी भी संस्थाएं हैं ना, धर्म, जादू, विवाह, परिवार, नातेदारी, इन सब पे मैं डिटेल के अंदर क्लास बना चुका हूँ। वो अलग अलग है, उनके लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन ये एनसीईआरटी पे मैंने किया है और जितना एनसीईआरटी में दिया गया है उतना ही आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो धार्मिक संस्थाएं धर्म किसे कहते हैं? अलौकिक शक्ति में विश्वास को धर्म कहते हैं, ऐसा टाइलर ने कहा। दुर्खिम ने कहा कि धर्म है वो पवित्र वस्तुओं से संबंधित है। धर्म क्या है? पवित्र वस्तुओं से संबंधित जो भी चीजें, जो भी व्यवस्था है, उसे क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। धर्म है वो अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का साधन है। किस प्रकार का? अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का साधन है। तो धर्मों के अंदर अगर हम बात करें तो धर्मों में 2-3 प्रकार की चीजें हैं वो मुख्य रूप से होती है। तो वैसे जितने भी ज्ञात समाज है उनमें कोई ना कोई धर्म अवश्य होता है। जितने भी ज्ञात समाज है सब में किसी ना किसी प्रकार की धार्मिक क्रियाएं होती है। तो सभी धर्मों में क्या होता है? प्रतीक होते हैं, प्रतीकों का एक सेट होता है। उनके जो अनुयायी होते हैं वो उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। कुछ अनुष्ठान या समारोह होता है और उनमें विश्वास करने वाले व्यक्ति होंगे। यानी एक धर्म क्या होता है? उसके अनुयायी होते हैं, उसके कुछ विश्वास होते हैं, उसको सम्मान के दृष्टिकोण से देखे जाते हैं और उनका कोई ना कोई अनुष्ठान होता है। तो इसमें मुख्य रूप से जितनी भी धार्मिक गतिविधियां होती हैं उनको 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक है धार्मिक विश्वास, यानी शक्ति पे, अलौकिक शक्ति पे विश्वास करना कि ये सब कुछ ठीक कर देगी। एक ऐसा विश्वास कि हमारे साथ ईश्वर है, अल्लाह है, वाहेगुरु है, ईसा मसीह है, अलग अलग जो भी है क्राइसिस है, सब वो क्या कहते हैं कि वो हमें ठीक कर देगी। तो उस पर विश्वास करना। हम पूजा करते हैं, पूजा करने के अलग अलग तरीके हैं और मानते हैं कि ईश्वर सब कुछ सही करेगा। तो ये क्या है? विश्वास है।
तो हम कोई भी चढ़ावा चढ़ा देते हैं और मान लेते हैं कि ये सब ठीक हो जाएगा। तो एक चीज़ ये सब में होता है, प्रत्येक धर्म का जो अनुयायी होते हैं उनके अपने धर्म गुरुओं के अंदर और देवी देवता जो भी होते हैं उनमें विश्वास होता है। दूसरा है धार्मिक अनुसंधान, क्रियाकलाप, धार्मिक अनुसंधान, इसको हम कह सकते हैं अगर कर्मकांड। क्या? कर्मकांड। अब देवताओं को खुश करने के लिए कोई ना कोई क्रिया विधि जरूर अपनाई जाती है, जैसे कि मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दी, चर्च बना दिया। पूजा करने का कोई ना कोई तरीका होता है, कोई नारियल चढ़ा देता है, कोई अगरबत्ती चढ़ा देता है, कोई फूल चढ़ा देता है, यानी भौतिक चीजें चढ़ाई जाती है। फिर कुछ विशेष सामग्री है उनका प्रयोग किया जाता है और विशेष मंत्रों का मंत्र पढ़े जाते हैं, कुछ दुआएं की जाती है। तो ये सब क्या है? धार्मिक अनुसंधान होते हैं, जैसे यज्ञ करना, मस्जिद में जाकर उसकी इबादत करना या कुछ भी हो सकता है। तो सामाजिक व्यवस्था है वो धर्म पर आधारित होती है और धर्म में परिवर्तन लाकर समाज को बदला जा सकता है। धर्म में के जरिए समाज में उन्नति या अवनति, समाज तरक्की भी कर सकता है और समाज गलत में भी जा सकता है। अगर मैक्स वेबर एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने इस बात को बहुत ही गहराई से समझाने का प्रयास किया है। आप देखोगे कि दुनिया में गरीब कौन है? गरीब कौन है? भारत गरीब है, और कौन है? पाकिस्तान गरीब है, बांग्लादेश गरीब है, अफ्रीका के देश गरीब है, यानी जहाँ जहाँ ईसाई धर्म नहीं है वहाँ पे लोग अधिक गरीब है। जहाँ जहाँ यूरोप है, अमेरिका है, यहाँ लोग अमीर है तो ये कहते हैं कि इन देशों में, पश्चिम देश हैं, इनमें पूंजीवाद का उदय हुआ। पूंजीवाद का उदय वहाँ क्यों हुआ? धर्म के कारण हुआ। इसको बोलते हैं केल्विनवाद। केल्विनवाद इनकी पुस्तक है द प्रोटेस्टेंट से संबंधित है। जो प्रोटेस्ट है उसमें जो उदय हुआ है पूंजीवाद का, वो उसको देखते हैं। केल्विनवाद प्रोटेस्टेंट जो ईसाइयों का एक समुदाय है उसका एक शाखा है, उसकी एक शाखा है। ईसाई है वो दो प्रकार से होते हैं, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट जो संप्रदाय है उसकी एक शाखा है केल्विनवाद। इनमें कुछ ऐसी बातें हैं धर्म के अंदर, जैसे भारत में क्या कहते हैं? भारत के अंदर संतोष ही सबसे बड़ा धन है, संतोष से बढ़कर धन नहीं है, संतुष्ट हो जाओ। लेकिन वो लोग क्या कहते हैं? और इस्लाम में क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि ब्याज पे पैसा देना पाप है, ब्याज पे पैसा देना पाप है। तो यहाँ पे ये केल्विनवाद में क्या है कि काम ही पूजा है, ब्याज पे पैसा देना कोई पाप नहीं है। भगवान ने मनुष्य को भेजा ही इसलिए है कि वो इंजॉय करे, जो कुछ है वो इसी जन्म में होना है, आगे कुछ नहीं होना है। तो इनकी वजह से क्या है, ये ब्याज पे पैसा भी देते हैं, ये निवेश भी करते हैं, ये काम को पूजा के तौर पर करते हैं। और इंडिया में क्या होता है, कोई थोड़ा सा पैसे वाला होता है तो उसको लोग काम करने ही नहीं देते हैं, बोलते हैं कि तुझे काम करने की क्या आवश्यकता है। और हम अंग्रेजों को देखते हैं कि बूढ़े बूढ़े भी 60-60 साल आयु के भी घूमने आते हैं, तो दोनों आगे पीछे बैग टांग के रखते हैं और खूब घूमते हैं। बिहार पीजीटी के लिए ये क्लासें हैं। मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि मैं ऑब्जेक्टिव कम करवाता हूँ, मैं सब्जेक्टिव ज़्यादा कराता हूँ। ऑब्जेक्टिव आप प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं। यूथ की एक बुक आती है, यूथ कंपटीशन टाइम्स, आप वो सभी ले आएँ और उससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप अपने आप हल करें। अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया और आपने वहाँ से प्रैक्टिस कर ली तो आपका क्या हो जाएगा, आराम से एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। थ्योरी को समझ लिया, यूथ या कोई अन्य भी हो सकती है, मुझे यूथ अच्छी लग रही है अभी, तो अगर उससे आपने उसको हल कर लिए टेस्ट तो हो जाएगा। आगे है शिक्षा, शैक्षणिक संस्थाएं। तो शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक औपचारिक शिक्षा, तो प्राचीन समाजों के अंदर परिवार, विवाह, नातेदारियों के द्वारा या पड़ोसियों के द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी
वो क्या थी, वो अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन थी। पहले बच्चा है वो जो जैसे बच्चे नाई है उसका काम था तो बच्चे नाई वाला काम सीख लेते थे, सुंदर का काम बच्चे थे वो सुंदर वाला सीख लेते थे, जो खेती करते थे वो खेती किसानी सीख लेते थे। कहाँ से सीखते थे, परिवार से सीखते थे। तो वो क्या है, अनौपचारिक एजुकेशन है जो हम विद्यालयों में महाविद्यालयों में प्राप्त करते हैं। वो क्या होती है, औपचारिक शिक्षा होती है। क्या होती है, औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन होती है। और एक अन्य होती है जिसमें कुछ एजुकेशन तो औपचारिक होती है और कुछ अनौपचारिक होती है। कुछ औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का मिश्रण होता है, तो उसको बोलते हैं निरौपचारिक। क्या बोलते हैं, निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल, नॉन फॉर्मल उसको बोलते हैं। इमाइल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी के अंदर, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी पुस्तक इनकी है, इमाइल दुर्खिम की है। तो इनके अनुसार कोई भी समाज है उसके कुछ सामान्य भाव होते हैं, विचार होते हैं, व्यवहार होते हैं, उनके बगैर वो जीवित नहीं रह सकता। यानी कुल मिलाकर शिक्षा के बगैर कोई भी समाज जीवित नहीं रह सकता। हम अपनी आजीविका शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं, चाहे वो औपचारिक रूप से करें या फिर अनौपचारिक रूप से करें। प्रकार्यवादी क्या कहते हैं, प्रकार्यवादियों का मानना है कि शिक्षा है वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है। शिक्षा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है। और दूसरी तरफ जो संघर्षवादी हैं, साम्यवादी हैं, वो कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से राज्य हैं, शिक्षा के माध्यम से राज्य अपनी सत्ता को कायम रखते हैं। वो जनता का शोषण करते हैं शिक्षा के माध्यम से, वो लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं शिक्षा के माध्यम से। अभिजीत पाठक ने अपनी पुस्तक सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ स्कूलिंग में कहा कि विद्यालय शिक्षा है, जो विद्यालय की शिक्षा है वो सह प्रभात यानी उच्च वर्ग और सामान्य यानी निम्न वर्ग के मध्य जो भेद है वो उस भेद को अधिक गहरा कर रही है कि जो अमीर के बच्चे हैं वो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं और वहाँ से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करते हैं और उच्च पदों पे पहुँच जाते हैं, और जो सामान्य या निम्न वर्ग के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, सरकारी स्कूल में अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं प्राप्त करते हैं, उस वजह से वो निम्न स्तरीय जॉब प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, उनमें 99% जो जज हैं, 99% जो जज है वो उच्च वर्ग से आते हैं, उनकी एजुकेशन बहुत हाईली स्कूलों से होती है, और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं वो 99% गरीब परिवारों से होते हैं। यानी जॉब है, जज की जॉब उच्च वर्ग करेगा और फोर्थ ग्रेड जॉब है वो निम्न वर्ग करेगा। तो यानी शिक्षा है वो सह प्रभात और सामान्य वर्ग के बीच में दूरी को बढ़ा रही है। इसी प्रकार से इवान इलिच है, इवान इलिच थिंकर है, उन्होंने इनकी पुस्तक है डी स्कूलिंग सोसाइटी, डी स्कूलिंग सोसाइटी यानी स्कूल को बंद कर दो, अनौपचारिक रूप से बच्चों को सीखने दो, औपचारिक शिक्षा खत्म करो। तो ये शिक्षा है। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जो कि परीक्षा में पूछी जाती है। नागरिक, सिटीजन किसे कहते हैं, सिटीजन किसे कहते हैं, ये राजनीति संस्था की एक परिभाषा है। तो किसी राजनीतिक समुदाय यानी जैसे कि भारत है का सदस्य होना, सदस्यता देना नागरिकता कहलाता है। उनको कुछ अधिकार मिलते हैं नागरिकों को, वो जो अन्य नागरिक अन्य लोग होते हैं उनको नहीं मिलते हैं अधिकार। तो नागरिकता बहुत जरूरी है। तो ये किसी समुदाय, किसी राज्य की सदस्यता होती है। नागरिकता क्या है, राज्य की सदस्यता। नागरिकता से तात्पर्य है राज्य की सदस्यता प्राप्त करना। सेवा उद्योग
तो सेवा उद्योग तो हम जानते ही हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो तृतीयक क्षेत्र होता है, उसको सेवा उद्योग के तौर पे जानते हैं। ये किसी वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, बल्कि सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। जैसे एक शिक्षक है, एक डॉक्टर है, एक नाई है, एक सुनार है। सुनार तो चलो फिर भी उत्पादन करता है, लेकिन नाई नहीं करता है। एक ट्यूब पंचर निकालने वाला है, दुकानदार है, ये सब सेवा सेक्टर में आ जाते हैं। राज्य समाज तो एक ऐसा समाज जिसमें औपचारिक सरकारी नियंत्रण हो, और इसके विपरीत है राज्य विहीन समाज। तो राज्य विहीन समाज किसे कहेंगे? ऐसा समाज जिसमें सरकार की औपचारिक संस्थाओं का अभाव हो, यानी उसमें राज्य में सरकारें नहीं होगी, या सरकार औपचारिक सरकार नहीं होगी, उसमें अनौपचारिक हो सकती है लेकिन औपचारिक सरकार नहीं होती। उसे क्या कहते हैं? राज्य विहीन समाज कहते हैं। और राज्य समाज जिसमें औपचारिक सरकार होती है। ओबराय की पुस्तक है पेट्रिसिया ओबराय, इनका पूरा नाम है पेट्रिसिया ओबराय। ये भी आजकल कई एग्जाम में पूछी जाती है। फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया 2002 में, फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया 2002 में योगेंद्र सिंह की पुस्तक है सोशल चेंज इन इंडिया क्राइसिस एंड रेजिलियंस। ये 1993 में पुस्तक है। ये क्या है? 1993 में पुस्तक है। तो इन दोनों के नाम आपको याद होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। ये एनसीईआरटी की किताबों के जो लास्ट में दिए हुए होते हैं, ये शब्दावली और ये इनको हम छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, यहीं से प्रश्न है वो बनते हैं। आगे हमारी क्लासें, जैसे आज 1 घंटे की क्लास है, तो आगे ये 2 या 2.5 घंटे की लाइव क्लासें होगी, 5:15 से होगी। और हम कल चौथी यूनिट है +1 की एनसीईआरटी की, उसको करेंगे। और +1 से थोड़ा एग्ज़ाम में थोड़ा कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज़रूरी है, समझने के लिए ज़रूरी है। और +2 से तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो हम इनको डिटेल में, ये लाइव क्लासें हैं वो इसी यूट्यूब चैनल पे चलती रहेगी। सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लासें महत्वपूर्ण हैं। तो आपने इतने प्रेम से सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और गुड नाइट।